वेलकम मेरे बच्चों। हिंदी बोधशिला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, यूपीपी का ये बैच चल रहा है। इसमें मेरे बच्चों हम लोग प्रत्यय उपसर्ग का चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। प्रत्यय की तरफ हम लोग बढ़े हैं और इस प्रत्यय के ऊपर हम लोग पूर्णतया चर्चा कर लिए हैं। प्रत्यय के भेद पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। ठीक है। कृत और तद्धित ये क्या होते हैं, इनको कैसे जानेंगे, इनके लक्षण कौन कौन से हैं, मेरे बच्चों उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं। पिछली क्लास में बखूबी इनके लक्षण, जानने के तरीके, इनके पहचान आदि पर हम लोग क्लास लिए हैं। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे एक एक करके। जैसे कृत प्रत्यय, तो कृत के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे बच्चों कृत का पूरा परिचय हो चुका है। यहां पर एक चीज हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो कृत है, ये कृत क्या क्या बनाएगा, तो ये कर्तृवाचक, कृत प्रत्यय बनाएगा। दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय बनाएगा। फिर करणवाचक कृत प्रत्यय बनाएगा। फिर भाववाचक कृत प्रत्यय बनाएगा। फिर क्रियार्थक कृत प्रत्यय बनाएगा। क्रियार्थक कृत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय के भेद हैं। अगर देखा जाए तो कृत के भेद हो जाएंगे। ये कृत के भेद तो 5 भेद है: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियार्थक। इसको पढ़ने से पहले, जहां तक मेरा विवेक कह रहा है, कि ये कर्ता, कर्म, करण, ये पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं, संप्रदान किसे कहते हैं, अपादान किसे कहते हैं, कहते किसे हैं, और ये बनता कैसे है और होता क्या है, तब तक हकीकतन सही मायने में हम कृत प्रत्यय को परिभाषित नहीं कर सकते। रटने की बात एक अलग है मेरे बच्चों। रट ले 4, 6, 8, 10 शब्द का संग्रह कर लिए, वो एक अलग विषय। अगर मान ली किसी ने पूछ ही दिया कि भाई कर्म किसे कहते हैं, कर्म होता क्या है, कर्म का प्रभाव क्या है, कर्म का निर्धारण कौन करता है, कर्म बनता किससे है, या करण क्या है, ये किसका चिन्ह है, इसका निर्धारण कौन करता है, आदि आदि आदि। ये तमाम चीजें जो हैं, चूंकि हमारे पास इसका बैकग्राउंड जिसे आप कहते हैं कॉन्सेप्ट, वे न होने के कारण हम 100% डिपेंड हो जाते हैं किस पर, रट्टाफिकेशन पर। तो मैं चाह रहा हूं कि इनको पढ़ाने से पहले ये हैं क्या, इन पर हम लोग चर्चा करें। ठीक बच्चों, क्योंकि जब तक हम कारक नहीं जानेंगे तब तक उनके परसर्ग से परिचय नहीं होगा, और जब कारक और परसर्ग का बोध नहीं है तो हम क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि कर्म है कि करण है कि कर्तृ है, ये है कौन। तो इस उद्देश्य को देखते हुए हम आपको इनको पढ़ाने से पहले हम कारक की तरफ चलना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग कारक समझ सकें, कारक की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक बच्चों, तो आइए हम लोग पहले कारक को ही जानने की कोशिश करें। अगर हम यहां पर लिख रहे हैं कारक,
तो कारक कहते किसे हैं? अब ऐसी स्थिति में मैं इनकी परिभाषा पहले लिख देता हूं, आप इनके परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिएगा। कारक किसे कहते हैं? तो मैंने यहां लिखा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वाक्य के पदों का संबंध बताने वाला कारक कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वाक्य के पदों का संबंध बताने वाला कारक कहलाता है। ठीक है। अब देखा जाए कि जैसे हमने यहां पर लिखा, एक शब्द मैं यहां लिख दे रहा हूं, राम रावण लंका युद्ध लोक हित बाण मारा। देखो मेरे बच्चों, ये आपके सामने शब्द संग्रह है, वाक्य नहीं। क्योंकि शब्दों के मेल से वाक्य नहीं बनता, पदों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य कभी भी शब्द संग्रह से नहीं, पद संग्रह से बनते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पर क्या है? ये शब्द संग्रह है, ये वाक्य नहीं है। वाक्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कारकों का प्रयोग नहीं है। क्रिया है इसमें मारा। अब मारा क्रिया का संबंध यहां पर किसी से नहीं है। क्यों? क्योंकि तभी होगा जब इसमें कारक लगेगा या कारक रहित पदों का प्रयोग होगा। भाई, पद दो तरह से निर्मित होंगे, एक कारक के द्वारा और एक प्रत्ययों के द्वारा। जो कारक सहित होगा वो कारक के द्वारा है, जो कारक रहित होगा वो प्रत्यय के द्वारा है। तो यहां पर न तो कारक सहित है और न ही यहां पर कारक रहित है। यानी न प्रत्यय से कोई पद बना हुआ है, न कारक से कोई पद बना हुआ है, केवल शब्दों का संग्रह है। अब इसमें कारक कैसे जुड़ेंगे और कहां से पैदा होंगे? तो आइए मेरे बच्चों, कारक को पहले हम पैदा करें, उसके बाद देखें कि क्या स्थिति कैसे बनेगा। तो सीधा सा संबंध मेरे बच्चों कि कारक का संबंध किससे होता है? कर्ता से, कर्म से या क्रिया से? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि कारक का संबंध किससे है? कर्ता से है, क्रिया से है, या कर्म से है, या किसी से नहीं, या सबसे है? याद रखना मेरे बच्चों कि कारक का संबंध सीधे क्रिया से होता है। कारक का संबंध क्रिया से होता है। जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिएगा, यह हमारी क्रिया, और क्रिया में हमारे दो विभाग होंगे मेरे बच्चों। एक क्रिया का व्यापार और दूसरा होगा क्रिया का फल।
क्रिया के दो पार्ट है, दो विभाग हैं क्रिया के। एक क्रिया की एक्टिविटी, दूसरा उस एक्टिविटी का इफेक्ट, यानी क्रिया का व्यापार और क्रिया का फल, ये दो विभाग है। अब देखना क्या है कि क्रिया का व्यापार, जैसे मान लो कि मैं यहां पर एक क्रिया लिख दूं, धोना, कपड़ा धोना। क्रिया क्या है यहां पर? धोना। अब धोने का व्यापार क्या क्या होगा? तो पहला तो होगा कि धोने के व्यापार में कपड़े को इकट्ठा करना, फिर कपड़े का सिलेक्शन करना, गंदे को अलग, साफ को अलग करना, फिर गंदे को उठाना, जहां पर भी हमको उसका अधिकरण करना होगा यानी धोना होगा, क्रिया जहां संपन्न करनी होगी, जैसे छज्जा है, छत है, बालकनी है, बाथरूम है, नदी का किनारा है, कुआं है, तालाब है, जहां पर भी हमको कपड़ा साफ करना होगा हम वहां ले जाएंगे। फिर उस कपड़े को पानी में भिगोएंगे, फिर साबुन लगाएंगे, खींचेंगे, खंगालेंगे, निचोड़ेंगे, फटकारेंगे, सुखाएंगे, फोल्ड करेंगे, रखेंगे। ये सारी की सारी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? व्यापार। इस क्रिया धोना का ये व्यापार होगा। अब आता है कि इस व्यापार को जो संपन्न करेगा, इस व्यापार को जो भी संपन्न करेगा मेरे बच्चों, वो क्या कहलाएगा? कर्ता। क्रिया के व्यापार को संपन्न करने वाला क्या कहलाएगा? कर्ता। अब ये कर्ता कारक आ गया, तो इसका परसर्ग, इसका चिन्ह क्या है? ने। हमने इसके साथ ने लगा दिया यहां पर, ये हो गया ने। अब हमारा एक कारक पैदा हुआ, यानी क्रिया के व्यापार को करने वाला। अब यहां देखो क्रिया है मारा, सवाल करूं किसने मारा? तो अभी तक तो आप राम को भी कर्ता बना सकते हो, रावण को भी कर्ता बना सकते हो। लंका युद्ध, लोकहित, लोहित नहीं आया, लोकहित होगा यार। इनमें से किसी को भी हम कर्ता बना सकते हैं, किसी को भी कर्म बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये पद में बधे नहीं है, स्वतंत्र हैं। शब्द सदैव स्वतंत्र होता है, पद बधा होता है। पद को हिला नहीं सकते आप, और शब्द को जहां मर्जी वहां लेके जा सकते हैं। जैसे किसने मारा, तो हम कह सकते हैं रावण ने मारा। किसने मारा? लंका ने मारा। किसने मारा? तो बाण ने मारा। किसने मारा? तो राम ने मारा। किसी के भी साथ ने लगा देंगे तो कर्ता बन जाएगा। लेकिन अब यहां क्या है? यहां क्रिया का व्यापार करने वाला क्या है? कर्ता है। यहां क्रिया क्या है? मारा। मारा का व्यापार किसने किया? तो राम ने। अब यहां पर हम लगाने चल रहे हैं ने। अब क्या हो गया? ये कर्ता हो गया, ये कर्ता पर सर्ग हो गया। किसने मारा? राम ने मारा। अब राम ने मारने के लिए क्या क्या व्यापार किए होंगे? धनुष बाण लिए होंगे, धनुष पर बाण चढ़ाए होंगे, ललकारे होंगे, युद्ध हुआ होगा, बारंबार बाण चलाए होंगे, पता न कई दिन तक युद्ध लड़े होंगे कंटिन्यू, उसके बाद मार पाए होंगे। तो उसके मरने से पहले जितनी एक्टिविटी राम का है वो व्यापार कहलाएगा, मारने की क्रिया का व्यापार। और उस व्यापार को चूंकि राम ने किया, इसलिए राम क्या बन जाएंगे? व्यापार को करने वाला कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। अब ये हमारे सामने आ गया। जिस वाक्य में ने का प्रयोग होगा, याद रखना, वो सीधे सीधे कर्तृवाच्य होगा। और जिस पद में
क्रिया के व्यापार को करने वाले का बोध हो, वो कर्तृवाच्य होगा। जैसे अक्कड़ लगा दूंगा तो पियक्कड़, झुमक्कड़, भूलक्कड़। अब उसको हिंदी निकालोगे तो क्या, अरे उसका मीनिंग निकालोगे तो क्या निकलेगा? झूमने वाला, पीने वाला, सुतक्कड़ सोने वाला, पढ़क्कड़ पढ़ने वाला, भुलक्कड़ भूलने वाला, कर्ता बन रहा है। वैया लगा देंगे, गवैया यानी गाने वाला, बजवैया बजाने वाला, खेवैया खेने वाला, पहुंचवैया पहुंचाने वाला, ढोवैया ढोने वाला। सब में कर्ता का ही बोध हो रहा है, ठीक है ना? तो यदि वाक्य है, अब वाच्य हमको देखना होगा, क्योंकि ये वाच्य में भी बहुत काम आएगा मेरे बच्चों। जब आप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ना शुरू करेंगे, वाच्य अगर आपको ये क्लियर रहेगा तो आपको 3 जगह इसका फायदा मिलेगा। नंबर 1 प्रत्यय में, जो आप पढ़ रहे हैं अभी, पढ़ेंगे अभी। नंबर 2 तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास पूरा का पूरा इसी पर निर्भर है। कहा गया है ना, परसर्गे तत्पुरुष, वे सामासिक पद जिसके मध्य में परसर्गों की प्रधानता हो तत्पुरुष कहलाएगा। तो अगर हमको परसर्ग का ज्ञान होगा यानी कारक का ज्ञान होगा तो हम वहां भी क्लियर कर लेंगे। और वाच्य में, ये 3 चैप्टर बड़े आराम के साथ आप इससे क्लियर कर लोगे मेरे बच्चों। अब आगे चलते हैं कि क्रिया के व्यापार को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्रिया के व्यापार को संपन्न होने पर, यानी कर्ता द्वारा क्रिया के व्यापार का जिस पर प्रभाव पड़े, कर्ता द्वारा क्रिया के व्यापार का प्रभाव जिस पर पड़े वो फल है। और इस फल को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इस फल को कहते हैं कर्म। और इसका परसर्ग क्या होता है? को। कर्ता के द्वारा संपन्न क्रिया के व्यापार का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अब यहां पर अगर मैं पूछूं, क्रिया है मारा, किसने मारा? उत्तर मिला राम ने मारा। सवाल है किसको मारा? क्योंकि मारने का प्रभाव किस पर पड़ा? राम के द्वारा मारने के व्यापार का प्रभाव किस पर पड़ा? तो रावण पर। तो राम जिस पर फल पड़ा वो कर्म हुआ। कर्म का परसर्ग क्या है? को। तो किसने मारा? राम ने मारा। किसको मारा? रावण को। अब ये क्या हो गया? कर्म पद हो गया। अब यहां पर आगे चलते हैं मेरे बच्चों कि कर्ता के द्वारा संपन्न क्रिया के व्यापार में जो साधन प्रयोग किया जाता है, याद रखना, कर्ता के द्वारा संपन्न क्रिया के व्यापार में प्रयुक्त किया गया साधन क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा करण। करण का मतलब हो गया साधन। इसका परसर्ग क्या है मेरे बच्चों? तो इसका परसर्ग है से या द्वारा। इसका परसर्ग क्या है? से या द्वारा। यानी कर्ता क्रिया के व्यापार में जिस साधन का प्रयोग करता है वह साधन करण कहलाता है। ठीक, जैसे मान लो सवाल करूं, आप यहां पढ़ने के लिए किससे आते हैं? तो आप कहेंगे साइकिल से, स्कूटी से, बाइक से, बस से, कार से, स्वयं से यानी पैदल, पैर से, सब में से लगेगा। से जहां लगेगा वो करण का बोध कराएगा। एक जगह और से मिलेगा जहां पृथकता का भाव लाएगा, अभी वो आगे है, अपादान में है। तो यहां पर हमने देखा कि कर्ता के द्वारा संपन्न क्रिया के व्यापार में
जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उस साधन को करण कहते हैं। अब यहां मैं फिर सवाल करता हूं, मारा क्रिया है, किसने मारा? क्लियर हो गया, राम ने मारा। उस मारने का प्रभाव किस पर पड़ा? कहे रावण पर पड़ा। अब सवाल आता है कि राम ने रावण को किससे मारा? हाथ से मारा, डंडे से मारा, बाण से मारा, तोप से मारा, बंदूक से मारा, किससे मारा? तो राम ने रावण को मारने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया वो साधन क्या था? बाण। तो हमने यहां पर लिख दिया बाण से। ये क्या हो गया? ये एक करण हो गया। क्या बना? ये करण। अब हमको उत्तर मिल गया, किसने मारा? कहें राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। किससे मारा? बाण से मारा। तो से परसर्ग करण का है, आपके सामने है। अब आते हैं इसमें एक और परसर्ग आएगा। ठीक मेरे बच्चों, वो परसर्ग क्या होगा? तो उसे कहते हैं अब संप्रदान। अब आगे आते हैं, संप्रदान क्या है? कहते हैं कर्ता क्रिया का व्यापार जिस उद्देश्य से करता है, कर्ता क्रिया का व्यापार जिस उद्देश्य से, हम संप्रदान को उद्देश्य समझ बता दे रहे हैं, आप इसको देखिएगा। उद्देश्य, ठीक, उसे संप्रदान कहते हैं। यानी कर्ता क्रिया का व्यापार जिस उद्देश्य, जिस हेतु, जिस कारण, जिस निमित्त वह व्यापार करता है, वह व्यापार क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। इस संप्रदान का परसर्गीय चिन्ह क्या है? के लिए। के लिए, ठीक है। फिर एक बार दोहरा दे रहा हूं कि कर्ता के द्वारा संपन्न क्रिया के व्यापार के उद्देश्य को संप्रदान कहते हैं, या कर्ता जिस उद्देश्य से क्रिया का व्यापार करता है उस उद्देश्य को हम संप्रदान कहते हैं। जैसे मैं पूछूं कि आप यहां क्यों आए हैं, तो आप कहेंगे हम पढ़ने के लिए आए हैं। तुम लखनऊ क्यों जाते हो? तो लखनऊ हम पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो अब आपके जाने का जो व्यापार है, क्रिया है जाना, उस जाने में जितना व्यापार आपने किया, तो जिस निमित्त किया वो संप्रदान कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, किसने मारा? तो आपको उत्तर मिला राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। कैसे मारा? बाण से मारा। क्यों मारा? प्रश्न आया ना भाई, क्यों मारा? तो उसका देखो उत्तर क्या मिला, लोकहित के लिए। लोकहित के लिए। अब ये क्या बन गया गुरु? ये आपका बन गया संप्रदान। ठीक है। तो किसने मारा? राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। कैसे मारा? बाण से मारा। क्यों मारा? तो लोकहित के लिए मारा। अब आगे चलते हैं। कर्ता क्रिया का व्यापार जिस उद्देश्य से करता है उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद जो भाव पैदा होता है या जो रिक्तता आती है, जो अभाव आता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपादान। अपादान। ठीक। और इसका परसर्गीय चिन्ह क्या है? से। अब यहां ध्यान देना मेरे बच्चों, क्योंकि इस वाक्य में इसका स्थान नहीं है, अतः हम आपको ये अलग से समझा देते हैं। देखिए, आपको से यहां पर भी दिख रहा है, से यहां पर भी दिख रहा है। से आपको दोनों जगह पर दिख रहा है, करण में भी से है और अपादान में भी से है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये वाला से करण का है या अपादान का है? तो याद रखिए मेरे बच्चों,
मैं बताया ना क्रिया से संबंध, क्रिया से पर ध्यान रखिएगा। यदि से क्रिया का साधन प्रकट कर रहा है, यदि से क्रिया का साधन प्रकट कर रहा है तो क्या होगा? कारण। जैसे मैं साइकिल से आ रहा हूं तो क्रिया क्या है? आना। आने का व्यापार कौन कर रहा है? मैं। उस व्यापार में हमने साधन किसका प्रयोग किया? साइकिल। और साइकिल के साथ लगा हुआ है से। अब ये वाला से क्या कहलाएगा? कारण। मैं बोलूं अगर राधा ट्रेन से आ रही है और सीता प्लेटफॉर्म से आ रही है, राधा ट्रेन से आ रही है और सीता प्लेटफॉर्म से आ रही है। अब ध्यान दीजिए, राधा भी क्रिया कर रही है, क्रिया का व्यापार कर रही है, और सीता भी क्रिया का व्यापार कर रही है, और दोनों की क्रिया सेम है, आना। अब आप बताइए ईमानदारी से कि आने की इस क्रिया के व्यापार में राधा किसी साधन का प्रयोग कर रही है या सीता? तो उत्तर देंगे आप राधा, क्योंकि क्रिया क्या है? आना। उस आने में किसका प्रयोग कर रही है राधा? ट्रेन से आ रही है, तो आने का कार्य ट्रेन से संपन्न हो रहा है। अतः ट्रेन से यहां पर जो लगा ये क्या होगा? करण होगा। सीता प्लेटफॉर्म से आ रही है, तो जब सीता प्लेटफॉर्म से आ रही तो ये तो है नहीं कि नहीं उस सीरियल वाले डायन की तरह झाड़ू पर बैठी और सू करके उड़ गई। ये तो है नहीं, झाड़ू से तो उड़ नहीं रही है वो, प्लेटफार्म पर बैठ करके तो प्लेटफार्म सहित उड़ करके कोचिंग में आ नहीं रही है। जब प्लेटफार्म से आ रही है तो प्लेटफार्म से और उसके बीच में दूरी प्रकट हो रही है। जब दो इकाइयों के मध्य कोई गैपिंग आपको फील होने लगे, कोई दूरी आपको महसूस होने लगे, तो वहां क्या होगा? अपादान होगा। ठीक है। जैसे मोहन घर से आ रहा है, तो जब घर से आ रहा है तो मोहन और उसके घर में गैप हो रहा है, दूरी प्रकट हो रही, पृथकता आ रही है। साधन नहीं प्रकट हो रहा है, पृथकता प्रकट हो रहा है। तो जहां दो इकाइयों के बीच पृथक भाव प्रकट हो, उससे को हम क्या कहेंगे? अपादान। ठीक बच्चों, अब आगे चलते हैं। इसमें एक कारक न होते हुए भी कारक होता है। इस कारक में एक श्रीमान जी हैं जो कारक नहीं है फिर भी कारक माने जाते हैं। वे कौन से हैं? तो है संबंध कारक। और इनका परसर्गीय चिन्ह क्या है? का, के, पी, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो संबंध कारक के इतने परसर्ग हैं और इन्हें हम कारक नहीं कहते। अगर सवाल आए आपसे कि कुल कारकों में किसे कारक नहीं कहते, ये सवाल पूछा हुआ है मित्रों, कुल कारकों में कारक किसे नहीं कहते, या कुल कारकों में कौन कारक है जो कारक नहीं है? तो याद रखना मेरे बच्चों, संबंध कारक कारक नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि आपने लिखा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वाक्य के पदों का संबंध बताने वाला, यानी वह कारक जो क्रिया से संबंध बताएगा सिर्फ वही कारक होगा। और ये श्रीमान जी जो हैं संबंध, ये क्रिया को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताते हैं। तो जब संबंध का संबंध क्रिया से है ही नहीं तो इनके कारक के कोट में हम नहीं रख सकते। तो कारक होते हुए भी कारक नहीं है, या सभी कारकों में से संबंध कारक कारक नहीं है। ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं, देखिए यहां पर किसने मारा? कहीं राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। किससे मारा? बाण से मारा। क्यों मारा? लोकहित के लिए मारा।
ठीक, कहां मारा? तो यह आएगा लंका के। अब आगे बढ़ते हैं। कर्ता क्रिया का व्यापार जिस स्थान पर संपन्न करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अधिकरण। और इसका परसर्गीय चिन्ह क्या है? में या पर। अब सवाल आता है भैया, किसने मारा? तो कहे राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। कैसे मारा? बाण से मारा। क्यों मारा? लोकहित के लिए मारा। कहां मारा? कहे युद्ध में। कहां मारा? युद्ध में। ये हो गया आपका अधिकरण। अब सवाल आता है किस युद्ध में? तो उत्तर मिला लंका के। ये है आपका संबंध। ये है संबंध कारक। ये आपकी हो गई क्रिया। ठीक बच्चों, तो देखिए यहां पर जो लंका के लगा, इसका संबंध, के का संबंध लंका से है, न कि के का संबंध क्रिया से है। के का संबंध क्रिया से तो है नहीं। ने का संबंध क्रिया से है, क्योंकि ने क्या है? कर्ता है। कर्ता यानी जो क्रिया का व्यापार करे। को का संबंध क्रिया से है, यानी कर्ता के द्वारा संपन्न क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े। से का संबंध क्रिया से है, क्योंकि कर्ता द्वारा संपन्न क्रिया के व्यापार में प्रयोग किया गया साधन है। संप्रदान यानी के लिए का संबंध क्रिया से है, क्योंकि कर्ता क्रिया का व्यापार जिस उद्देश्य से करता है वो संप्रदान यानी के लिए है। में का संबंध क्रिया से है, क्योंकि क्रिया का ये अधिकरण होता है, क्रिया जहां संपन्न होती है। पर के का संबंध क्रिया से न होकर लंका से है। के का संबंध क्रिया से न होकर लंका से है। अतः हम कह सकते हैं कि के परसर्ग यानी संबंध कारक का संबंध क्रिया से न होने के कारण हम इसे कारक नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे कारकों के श्रेणी में आ रहा है, इससे एक पद का निर्माण हो रहा है। तो पद निर्मित होने के कारण हम इसे कारक के रूप में ला देते हैं। और ये भी कारक रहित जो पद होते हैं, यानी प्रत्ययों के द्वारा भी इसका पद बनता है। जैसे एरा, तो चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये आ जाएगा। बड़ी ई, बंगाल से बंगाली, गुजरात से गुजराती, लखनऊ से लखनऊआ, बंबई से बंबैया। संबंध जोड़ रहा है। ये भी कारक रहित पदों का ये भी निर्माण कर रहा है। तो चूंकि पदों का निर्माण ये कर रहा है, इस दृष्टि से कारक है, और क्रिया से इसका संबंध नहीं है, इस दृष्टि से कारक नहीं है। तो अगर आपसे सवाल किया जाता है कि कुल कारकों में कौन कारक नहीं है, तो आप सीधे उत्तर दीजिएगा मेरे बच्चों कि जो संबंध है ये कारक नहीं है। ठीक मेरे बच्चों, तो अब हमारे सामने, आपके सामने मैंने सारे के सारे कारकों को पैदा किया। इनके जो ये हैं परसर्ग हैं, वे भी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। उन परसर्गों को हम फिर से लिख दे रहे हैं, एक बार आप उतार लीजिएगा मेरे बच्चों बेहतर ढंग से। हमने यहां पर लिखा, पहला कौन सा कारक था? कहें कर्ता, एक कारक है। और कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हें परसर्ग कहते हैं। कारकीय चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। तो कर्ता हो गया, इसका चिन्ह क्या है? ने। दूसरा
कर्म हो गया, इसका चिन्ह है को। तीसरा करण हो गया, इसका चिन्ह है से या द्वारा। चौथा आपका संप्रदान हो गया, इसका चिन्ह है के लिए। पांचवा अपादान हो गया, इसका चिन्ह है से पृथक भाव में। छठा आपका है संबंध, संबंध कारक, इसका आपको चिन्ह हो गया का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब इनका संबंध कैसे होता है आपको बता दूं। राम का, राम के, राम की, हमारा, हमारे, हमारी, या तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, अपना, अपने, अपनी, ये प्रयोग होता है। अपना, अपने, अपनी, इस पर प्रश्न है लेकिन वो टीजीटी पीजीटी में आएगा, इस नाते आपको इतने से ही मतलब है। यहां आगे चलते, सातवां जो है आपका, ये है आपका अधिकरण। इसमें आपका आएगा में और पर। ये आपके कारक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा, और ये आपके परसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, सवाल आता है बहुत सारे किताबों में, बहुत से लोग गुमराह करते हैं। वे लोग कहते क्या है कि कारकों की संख्या 8 बताते हैं, जबकि कारकों की संख्या 7 होगी मेरे बच्चों, परसर्गों की संख्या 8 हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, कारक की संख्या कितनी होगी? 7। अब परसर्गों की संख्या 8 होगी। अब एक जो बढ़ रहा है कौन है? तो उसको आप बोल सकते हैं यहां संबोधन। ये संबोधन कारक नहीं है, याद रखिएगा, ये संबोधन कारक नहीं है, इसलिए कारकों की संख्या 7 ही होगी। चूंकि संबोधन के जो चिन्ह हैं वो भी परसर्गों की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे हे, अरे, वाह, धत, हट, छी। ठीक है, तो ये परसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। संबोधन के परसर्ग होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में ही, संबोधन अपने आप में अव्यय हैं। क्या है ये? अव्यय। याद रखिएगा, संबोधनीय चिन्ह अव्यय होते हैं, कारक नहीं। बहुत सी किताब में आपको मिलेगा कि कारक 8 कारक माने गए। कहां से मान लिए यार 8 कारक? अभी क्रिया से जितने कारक पैदा हो सकते उतने हमने पैदा करके आपको दिखाए। क्या उसमें कहीं पर भी संबोधन आया या संबोधन का चिन्ह क्रिया से है? अगर संबोधन का संबंध क्रिया से नहीं है तो कारक की कोट में कहां से आएगा भाई? ठीक मेरे बच्चों, तो हमने कारक पर चर्चा किया, यथाशक्ति सरल से सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश किए। ठीक बच्चों, अगली क्लास में अब हम आपको कहां लेके चलेंगे? कृत प्रत्यय पर, जहां से कर्ता का निर्माण, कारक रहित कर्ता कैसे बनेगा, कारक रहित कर्म कैसे बनेगा, कारक रहित करण कैसे बनेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पर विराम देते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बच्चों थोड़ा इस चैनल के प्रचार प्रसार में आप सहयोग करें। ठीक है, मैं यथाशक्ति आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास देता हूं।
मुझे इससे जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं वो हमें नहीं आता है मेरे बच्चों। मैं आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकता हूं, पर इसका बिजनेस नहीं कर पाता हूं। एक तो हमको आज के तकनीकी ज्ञान नहीं है, क्या क्या होता है इसमें, कैसे कैसे होता है, ये सब हम कुछ नहीं जानते बेटे। और न ही हमारे पास किसी एक कुशल और परमानेंट ऑपरेटर की उपलब्धता है। ऐसी स्थिति में हमारा प्रचार प्रसार का सारा दारो मदार आप लोगों के हाथ में है मेरे बच्चों। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप यथाशक्ति इसके प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।